हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 65 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 66वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके पिछले वीडियो में जा करके 65 क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा समझिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आपको समझना है, रटना नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है इस टाइप का तो क्वेश्चन आएगा और जो आप करके जा रहे हैं वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन टाइप तो यही रहेगा। ठीक, तो आप अगर रट करके जाएंगे क्वेश्चन को और ये नहीं मिला, संख्याएं बदल दी गई, तो आप कंफ्यूज हो गए कि मैं तो ये पढ़ करके नहीं आया था, बताइए ये आ गया, मैं रट करके आया था। तो आपको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। ठीक है, और समझने का तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ऊपर से बस पढ़ते जाइए और आप फिगर बनाते जाइए, फिर जो पूछ रहा है सीधे सीधे आप हल करते जाइए। क्वेश्चन कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन खुद बोलता है, कहता है कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा एक लंबवृत्तीय बेलन के ऊपरी भाग पर, तो आप एक लंबवृत्तीय बेलन बना दीजिए जैसा क्वेश्चन में कहता जा रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक, बेलन के ऊपरी भाग पर, पहले बेलन बना लें। ठीक, बेलन के ऊपरी भाग पर समान आधार, मतलब ये जो आधार है वो समान आधार वाले एक शंकु को रखा गया है। मतलब एक शंकु इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया है। ठीक, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है। अब यहीं पर बात फंसती है कि आगे पूछ कह क्या रहा है, उसने कहा शंकु की ऊंचाई स्मॉल है, तो सिर्फ शंकु की ऊंचाई को आप स्मॉल h दिखा दीजिए। ठीक, समझ में आ गया होगा। तथा संपूर्ण ठोस का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है, बेलन की ऊंचाई। अब हमको पता चल गया कि हमको बेलन की ऊंचाई निकालनी है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का मान हमको निकालना है। बेलन की ऊंचाई मान लिया मैंने कैपिटल H, तो पहले ही आप लिख दीजिए, माना बेलन की ऊंचाई बराबर कैपिटल H है, और यही हमको निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन में कहा क्या है, प्रश्नानुसार कह रहा है संपूर्ण ठोस का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है। क्वेश्चन में कहा है संपूर्ण, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, संपूर्ण ठोस का आयतन क्या है, शंकु के आयतन का 3 गुना, 3 गुणे शंकु का आयतन। प्रश्न में तो यही कहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिर संपूर्ण ठोस क्या है, संपूर्ण ठोस ये पूरा कहलाता है। और ये जो संपूर्ण ठोस बना है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, एक शंकु से और एक बेलन से। तो संपूर्ण ठोस का आयतन आ जाएगा शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन बराबर 3 गुणे शंकु का आयतन। ठीक, अब देखिए बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। सिंपल तरीके से खटाक से मात्र 3-4 लाइनों में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। शंकु का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r। r कितना है नहीं पता, कोई बात नहीं, पाई r² h। स्मॉल h क्यों लिखा है, क्योंकि शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है। बेलन का आयतन पाई, त्रिज्या वही रहेगी जो शंकु की है वही बेलन की है, इसलिए इसको भी r ही लिखेंगे, पाई r²।
अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की कैपिटल एच है, इसलिए यहां पर लिखेंगे कैपिटल एच, ठीक है, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को मैंने कैपिटल एच माना है, बराबर 3 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच है क्योंकि शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है। खैर अगर कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, 3 से 3, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं। हम देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा h/3 प्लस कैपिटल एच बराबर पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, लिखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब कैपिटल एच इज इक्वल टू h/3 प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का h/3 हो गया, ठीक। अब एलसीएम ले लें, 3h माइनस h, तो आ जाएगा h की वैल्यू आ गई 3h में से 2h गया 2h/3। हाँ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके आप लोग चाहो तो यहीं पर एलसीएम ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमने h/3 को वहां भेज दिया तो आप भी वहीं भेजो ना, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर एलसीएम ले लें बाद में हल कर लें, ठीक है। हमने इसको वहाँ भेज करके एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, ठीक है। तो कैलकुलेशन पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके कर सकते हैं। तो आखिर कैपिटल एच का मान क्या आ गया 2h/3, इसका मतलब बेलन की ऊंचाई आ गई आपकी 2h/3। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, इस नए गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक, व्यास ज्ञात करो। खैर चलिए व्यास ज्ञात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 सेंटीमीटर का एक गोला बना लीजिए, इसकी त्रिज्या कितनी है 12 है, ठीक, ये केंद्र मान लीजिए A है। अब एक 16 सेंटीमीटर का बना लीजिए, ये लीजिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास है 12 तो त्रिज्या हो जाएगी 6, व्यास है 16 तो त्रिज्या हो जाएगी 8। अब तीसरा भी गोला है जिसका व्यास है 20 सेंटीमीटर, और बड़ा बना लीजिए, इसका केंद्र C है, और ये क्या हो गया 10, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, मतलब तीनों को पिघला दिया गया, पिघला करके बराबर में एक बड़ा गोला बन जाएगा। भाई जब तीनों को पिघला करके कोई चीज बनाएंगे तो एक बड़ा गोला है। अब इसकी त्रिज्या हम लोग, इसका व्यास पूछ रहे थे, अगर त्रिज्या निकल आएगी तो व्यास तो निकल ही आएगा। इसकी त्रिज्या हमको नहीं पता, मान लीजिए ये D है केंद्र, इसकी त्रिज्या है R बड़े गोले की, ठीक। इनको पिघला करके, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, जब भी कभी किसी भी चीज को पिघला करके, तोड़ मरोड़ करके, कूट करके, चाहे जैसे हो, मिक्स करके, मिक्सर बना करके कोई नई चीज बनाई जाए तो जितनी चीजों को मिक्स किया गया है उसका आयतन और जो नई चीज बनाई जाती है उसका आयतन हमेशा समान रहता है। क्या समान रहता है, आयतन, ठीक है। तो इनका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर इसका आयतन। तो चलिए इसका आयतन लिखते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग पेपर में डायरेक्ट मत करिएगा। इसका आयतन क्या होगा, ये गोला है 4/3 पाई R क्यूब होता है, तो R कितना है 6 है, तो 6 का क्यूब, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, प्लस 4/3 पाई R क्यूब, R कितना है 8 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई R कितना है 10 का क्यूब, बराबर, क्योंकि तीनों को जोड़ा गया और इनको पिघला करके बराबर बड़ा गोले का आयतन,
उसका भी होगा 4/3 पाई, लेकिन इसकी त्रिज्या हमको नहीं पता है, इसी की तो त्रिज्या निकालनी है, तो इसको r³ लिख देंगे। बहुत से लोग कहेंगे सर कैपिटल R लिख दें, तो अरे भैया आप कुछ भी मान लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको चाहे कैपिटल R मानिए, चाहे R1 मानिए, चाहे स्मॉल r मानिए, चाहे P मानिए, चाहे H मानिए, Q मानिए, जो आपकी मर्जी वो मान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 6³ प्लस 8³ प्लस 10³ बराबर में 4/3 पाई r³। अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो गया। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, 8 8 64 और उसके 8 में गुणा कराने के 64 8 512, 10 का क्यूब होता है 1000 बराबर r³। खैर अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 1 1 2, ठीक है। अब 5 6 7 1728 बराबर r³। तो हमारे पास r³ की वैल्यू कितनी आ गई, 1728, और 1728 कौन सी संख्या का क्यूब होता है, 12 का क्यूब। ठीक, पता होगा आपको। ठीक, 12 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो r का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये r का मान आए, ये त्रिज्या आई है, लेकिन हमको व्यास पूछ रहा है, आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर आंसर आपको तुरंत जल्दी से लिख करके चले आएंगे, फिर जैसे पेपर देकर निकले अरे लो 2 का गुणा कराना तो भूल ही गए। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, गुणा कराना मत भूलिएगा। तो क्या लिखेंगे, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या मतलब 12, तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक खोखला गोला। अभी तक आपने गोले की बात सुनी होगी, आप सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे। कौन कौन से हो गए फॉर्मूले आपके, एक तो गोले का फॉर्मूला हो गया, एक बेलन का, और एक शंकु का, एक घन और घनाभ, और एक छिन्नक के। ये सारे फॉर्मूले आप लोग तैयार कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह आप फंसेंगे। कहाँ पर फंसेंगे, जरा मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दूं। एक आपके फंसने वाली बात ये है, देख लीजिएगा आप लोग, फंसेंगे या तो खोखला गोला लिख जाएगा, तब आप फंसेंगे। आप कहेंगे खोखले गोले का तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा नहीं, तो अभी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा आप फंसेंगे खोखला बेलन। अब आप सोचेंगे खोखला बेलन कैसा होता है, खोखला बेलन भी होता है। एक बेलन ऐसा बना है, ठीक है, और उसी के बाहर जैसे कुआं होता है, आपने देखा, एक ऐसे करके एक अन्य आकृति अगर बना दी जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक, खोखला बेलन हो गया। इसका भी फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आप सोचेंगे कि सर कभी कभी खोखला नहीं कहेगा, कभी कभी आपसे खोखले की बात नहीं कहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह खोखला बेलन या खोखला गोला है। अब आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा अगर खोखला नहीं बोलेगा, तो आपको पता चलेगा आंतरिक और बाह्य से। अगर किसी भी प्रश्न में आंतरिक व्यास हो या आंतरिक त्रिज्या हो, आंतरिक त्रिज्या या आंतरिक व्यास दिया हो, बाह्य त्रिज्या या बाह्य व्यास दिया हो, अगर इस तरह का दिया हो तो आप समझ जाइए कि यह खोखला है। ठीक है, अब खोखले के लिए फॉर्मूला क्या लगता है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, देखिएगा, खोखला गोला, तो खोखला गोला जिसका आंतरिक व्यास दिया है, तो त्रिज्या आप लोग निकाल लीजिएगा, ज्यादा मतलब सोचिएगा नहीं। व्यास दिया है, गलती बहुत लोग कर देते हैं, व्यास दिया है तो 4 सेंटीमीटर आदमी त्रिज्या लिख देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को पिघला कर एक शंकु बनाया जाता है, उस शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है। एक खोखला गोला है, ये मान लीजिए खोखला गोला है, आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो गई 2।
और बाहर मतलब यहां से लेकर के बाहर तक का है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अंदर की त्रिज्या भी हमको पता है और बाहर की त्रिज्या पता है। ठीक है, तो अंदर की त्रिज्या को हम लोग कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि R1 उसी को मानो। तो आंतरिक त्रिज्या को हम मानने ले रहे हैं, आंतरिक त्रिज्या हो गई आपकी R1। ठीक, R1 बराबर 8। ठीक, अब बाह्य त्रिज्या 8 नहीं, R1 बराबर 2। बाह्य त्रिज्या को हम लोगों ने मान लिया R2। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी को R1 माने, हम इसको R1 माने, तो कोई बात नहीं, आप इसको R1 और इसको R2 मान सकते हैं। मानने को तो किसी को कुछ भी मान सकते हैं। R2 बराबर हो गया 4। ये चीज समझ में आ गया होगा। वैसे सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, खोखले गोले को पिघला, सीधा सीधा कहा है कि खोखले गोले को पिघला करके एक शंकु बनाया गया। इसको पिघलाया गया, बराबर में क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया। ठीक, शंकु की कुछ ऊंचाई होगी, कुछ उसका त्रिज्या होगा। तो ऊंचाई तो नहीं दे रखी है, ठीक, लेकिन त्रिज्या इसकी दे रखी है। देखिए लिखा हुआ है शंकु जिसका आधार का व्यास 8 है, तो शंकु की त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। यहां पर आप लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या को हम लोग R लिखे दे रहे हैं भाई, R1 R2 लिख चुके हैं। R बराबर आपका दे रखा है 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया किसी भी चीज को पिघला करके कोई भी चीज बनाई जाए तो क्या होता है, जिस चीज को पिघलाया गया उसका आयतन, जो चीज बनाया गया उसका आयतन आपस में बराबर होगा, आयतन ही बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, खोखले गोले का आयतन बराबर, खोखले गोले का आयतन बराबर किसके आयतन के, शंकु का आयतन। खोखले गोले का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा। चलिए अब आते हैं, आखिर खोखले गोले का आयतन होता क्या है, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, वैसे तो R क्यूब होता है। जब खोखले की बात हो जाएगी तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, नहीं R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, बड़ा वाला पहले लिखा जाता है ना, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। अगर आप बड़े वाले को R1 मानिएगा तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब कर दीजिएगा, बराबर शंकु का आयतन आपको पता है, शंकु का 1/3 पाई R, क्योंकि शंकु की त्रिज्या को आपने R माना है तो R²। ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाई हमने h ही मान लिया है, खैर h लिख दीजिए। खैर अब आगे बढ़ते हैं। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 आ गया। R2 का मान कितना दे रखा है, 4 का क्यूब माइनस R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 का क्यूब बराबर R कितना दे रखा है, 4² गुणे h हमको पता ही नहीं है तो क्या किया जाए। खैर 4 से 1 4 और कट गया, ठीक। 4 का क्यूब 4 चौको 16, 16 चौको 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 4 इंटू h आ गया। अब 64 में से 8 हम लोग माइनस कर देंगे तो 56 आ जाएगा, यहां कर देते हैं। 64 में से 8 गया तो आ गया 56 बराबर 4 इंटू h। 4 को डिवाइड में कर देंगे तो h का मान आ जाएगा 4 × 9 4, 4 चौको 16, h का मान 14 सेंटीमीटर आ गया। मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। खैर ये हमारा 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हम लोग आगे क्या, हमको निकालना क्या था, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग माइंड में रीड करिए। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई R L, लेकिन L हमको नहीं पता है, H लेकिन पता है और R भी हमको शंकु की पता है। तो पहले हम लोग L निकाल लेंगे। L कैसे निकालेंगे, L का फॉर्मूला भी आपको पता है, L = R² + H² होता है। R की वैल्यू हमको पता है, R कौन सा रखना है, शंकु का रखना है। अब आप कहेंगे कौन सा R रखा जाए, तो ये फिर बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जो शंकु की बात हो रही है तो शंकु का ही R रखा जाएगा। शंकु का R कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस H कितना दे रखा है, शंकु की ऊंचाई 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 196, ठीक। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे।
दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, 12 की 2 हाथ से लगा 1, 9 1 10 1 11 की 1 हाथ से लगा 1 1 1 2, 212। अब 212 किसका होता है, 212 तो किसी का होता नहीं। चलिए इसके फैक्टर कर लेंगे तो आएगा 4 गुणे 53। खैर ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 53। फैक्टर कर लिए, फैक्टर करें, अब 2 तो बाहर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट 53, 2 अंडर रूट 53 आ गया। ये हमारा किसका मान आ गया, L। हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ, वो भी किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं केवल वक्र पृष्ठ, आप लोग लिख लीजिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला था पाई आर एल। पाई का मान अगर दिया हो तो रख दीजिए, पाई के ही पदों में निकाले लेना। आर का मान हमारे पास कितना दे रखा है, आर रखिएगा, ठीक है 4। एल हमारे पास कितना है 2 अंडर रूट 53। गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 8 पाई अंडर रूट 53 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। आप कहेंगे सर इसको हल करें कि ना करें, भैया मत करना। अगर पाई का मान देते तब तो करना, वरना ऐसे ही रखना, वरना तुम्हारा पूरा समय ये रूट निकालना, पाई का मान रखना, कट्टम पिट्टा करना खा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ठोस बेलन के आकार का है। उसने कहा एक ठोस है जो किसके आकार का है, बेलन के आकार का। चलिए भाई बेलन मैंने बना दिया, जैसा क्वेश्चन में कहता जा रहा है मैं वैसा करता जा रहा हूं, ठीक। बेलन के आकार का है तथा जिसके दोनों सिरे, भैया बेलन में 2 ही तो सिरे होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, मतलब ऊपर वाला जो है वो अर्धगोलाकार है, नीचे वाला भी जो है वो अर्धगोलाकार है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, पूरा यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी, ये ठीक, व्यास 7 है, त्रिज्या हो जाएगी 7/2। ये भी क्या हो जाएगी 7/2। क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको मिला दें। दोनों की, अर्धगोले की भी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी और ये भी 7/2, मतलब बेलन की भी त्रिज्या 7/2 है, इसलिए इसको आर ही लिखेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहां पर लिख देते हैं आर बराबर 7/2, जिससे कंफ्यूजन न रहे, ठीक। ठोस का कुल आयतन, अब जरा देखिए, अर्धगोले की जब भी बात हो तो जितना ये होता है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है तो उतना ही ये होगा, ये भी 7/2 होगा। क्लियर है, ये 7/2 है तो ये भी 7/2 होगा। क्लियर है, सबको क्लियर होगा बहुत अच्छी तरीके। अब आखिर बेलन की ऊंचाई के, देखो अर्धगोले में तो ऊंचाई का कोई महत्व तो नहीं रहता है, क्योंकि अर्धगोले में ऊंचाई है ही नहीं, वो त्रिज्या का ही काम करती है, ठीक है। ऊंचाई त्रिज्या का काम करती है, इसलिए अर्धगोले में आपने देखा होगा h का फॉर्मूले में h आता भी नहीं है, लेकिन बेलन में तो आता है। तो बेलन की ऊंचाई हमको निकालनी पड़ेगी। टोटल ऊंचाई हमको दी है, हमको इतनी ऊंचाई निकालें। अरे कोई बात नहीं, इसको माइनस कर दीजिए और इसको माइनस, मतलब कि अगर हमको बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी कुल ऊंचाई में से। कुल ऊंचाई कितनी है 20, कुल ऊंचाई 20 में से किसको घटा देंगे, एक तो 7/2 ऊपर और 7/2 नीचे, 7/2 प्लस 7/2, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, पूरी ऊंचाई यहां तक है ना। तो 20 माइनस 7 7 14/2 आ जाएगा, 14/2 को काट देंगे तो 20 माइनस 7 आ जाएगा, 20 में से 7 घटा देंगे तो 13 आ गया। चलिए खैर, बेलन की ऊंचाई हमको 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब हमको निकालना क्या है, ठोस का कुल आयतन। चलिए भाई, ठोस का कुल
आयतन। भैया ये ठोस जो है ये किस किस चीज से बना है, जितने चीजों से बना हुआ है उसके आयतन। अर्धगोला प्लस बेलन प्लस अर्धगोला, इसका मतलब होगा एक बेलन और 2 ठो अर्धगोला। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। समझ में आ गया होगा। खैर बेलन का आयतन हमको पता ही है, पाई आर स्क्वायर। आर भैया बेलन का आर है कितना, वही 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर, या आर स्क्वायर का हो तो लिख भी सकते हो आप, गुणे बेलन का ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है बेलन की, हमने निकाल लिया था 13। 2 गुणे, अब भैया अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, आर है इसका 7/2 का क्यूब। अब हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो चलिए हल ही कर लें, वरना 7 × 49/4 गुणे 13 प्लस, अब आप कहेंगे सर पाई का मान रख दें, आपकी मर्जी, आप रख सकते हो, हम अभी नहीं रखेंगे, ठीक। 2 दूनी 4, 4/3 पाई। इसका भी गुणा करा लें, 7 × 7 × 7/2 गुणे 2 गुणे 2। समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग आगे हल करते हैं। कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है, खैर हटाइए, नहीं हो रहा है तो ठीक। पाई गुणे 49/4 गुणे 13 प्लस 4/3 पाई। तो ऐसा करते हैं, इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 2 पाई/3 गुणे 7 × 49/2 दूनी 4 गुणे में 7। ठीक है, समझ में आ गया होगा। खैर अब यहाँ पर लगा लेते हैं, इनमें से कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, पाई/4 पाई, पाई/4 पाई, पाई/4 पाई, पाई/4 पाई। चलिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक। सॉरी 49/4 पाई, पाई/4 पाई का 49/4 पाई, 49/4 पाई, 49/4 पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा, 13 बचा है यहाँ पर, प्लस वहाँ क्या बचा है 49/4 पाई कॉमन आ गया, 2 × 7/3, 2 × 7/3, ठीक है। 49/4 पाई, 13 × 39, 14/3, ठीक है। अब हल करते हैं, 49/4 गुणे पाई का मान चाहो तो रख सकते हो, चलो रख ही दें यार, और मन हो तो रखो, मन हो ना रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। 39, 40, 50, 53/3। अब कुछ कट रहा हो तो काट लें, नहीं कट रहा हो तो कोई, हाँ ये 7 से 7 जरूर कट जाएगा, ठीक। 7 × 7 = 49। अब कितना आ जाएगा, अब ऐसा करते हैं, 7 × 3 = 21 की 1 हाथ से लगा 2, 7 × 5 = 35, 36, 37 गुणे 22/4 × 12। अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 की 4 हाथ से लगा 1, 2, 3, 6, 7, 742 गुणे 11/12। आप जब इसको हल करेंगे तो आएगा 2, 4, 2, 6, 7, 4, 11 की 1 हाथ से लगा 1, ठीक है। 7 और 1 8 हो जाएगा, इतना बटे 12। बस इतना ही आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। अगर कट रहा हो, वैसे 2 से कट रहा हो, काट पीट करके हल कर लीजिएगा, जहाँ तक हल हो सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि दशमलव में मान निकालना आवश्यक हो, जहाँ तक आप हल कर पाए वहाँ तक हल करिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना जो ये जरूर लिख दीजिएगा, घन सेंटीमीटर। 2 से कट जाएगा, आप लोग काट भी दीजिएगा, कोई इसमें वो बात नहीं है।
खैर आज के लिए इतना ही, अब अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, बस हमारे पास 2 क्वेश्चन और बाकी है, अगले सेशन में 2 कराते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नया एक्सरसाइज रचनाओं में आएंगे और रचनाएं कराएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।